बिंदिया, जिसके नाम में ही शीतलता थी, गांव की कच्ची मिट्टी की खुशबू लेकर शहर के इस आलीशान बंगले में आई थी। बिंदिया के लिए शहर का मतलब था ऊंची इमारतें और अनुशासन, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस अनुशासन की वो उम्मीद कर रही है, वहां बेशर्मी ने डेरा डाल रखा है। शादी के पहले ही दिन जब वो लाल जोड़े में घर में दाखिल हुई, तो उसे लगा कि सब उसे एक बहू की नजर से देखेंगे, पर यहाँ का नजारा तो कुछ और ही था। वाह भाई वाह राजन, मान गए तेरी पसंद को। ऐसी रंगत, ऐसी सादगी। अरे बिंदिया बहू, पास आओ। घूंघट की क्या जरूरत है? इस बुढ़ापे में अगर ऐसी ताजी कली देखने को ना मिले तो जीना ही बेकार है मेरा। मेरा तो मन कर रहा है कि तुझे यहीं अपने सामने बिठा लूं और सारा दिन बस तेरी आंखों में डूबा रहूं। जी प्रणाम बाबूजी। अरे बाबूजी, आप तो अभी से ही लट्टू हो गए। डॉक्टर मैं हूँ, दिल की धड़कनें मुझे चेक करनी चाहिए। राजन भाई, तू तो बड़ा छिपा हुआ रुस्तम निकला। इतनी हॉट और देसी कॉम्बो कहाँ से ढूंढ लाया? बिंदिया, कभी राजन तुझे तंग करे ना तो सीधे मेरे पास आ जाना, मेरा कमरा हमेशा खुला रहता है। ओहो आलोक, अभी से डोरे डालना शुरू? बिंदिया डार्लिंग, यहाँ घूंघट वूंघट नहीं चलता। देख मुझे, यहाँ सब ओपन है। और राजन, तू क्यों खड़ा है? अपनी बीवी को बेडरूम में ले जा, या फिर हम सब यहीं बैठकर तुम्हारी सुहागरात की प्लानिंग करें। भाभी आप भी ना। अरे बिंदिया डरो मत, यहाँ हमारे घर में सब लोग खुले विचारों के। खुले विचार या खुले बेशर्मी? हे भगवान, ये जेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं। अगली सुबह रसोई में बिंदिया ने जब पूरियां तली तो उसकी महक से ज्यादा चर्चा उसके कमर के लचक की होने लगी। ससुर जी रसोई के दरवाजे पर टेक लगाकर खड़े हो गए और उनकी निगाहें बिंदिया के हाथों से होती हुई उसकी झुकी हुई कमर पर टिक गई। वाह क्या हाथ है, मन करता है कि हाथ चूम लूं। बिंदिया, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो तो सोचो तुम खुद कितनी मीठी होगी। वाह बिंदिया, खाना तो बहुत लाजवाब है। वैसे एक बात बता, रात को राजन ने तुझे सोने भी दिया या नहीं? तू बड़ी थकी थकी लग रही है। भाभी, मम्मी तो बस पूछ रही है, मुझे तो डिटेल्स चाहिए। गांव के लोग रोमांस कैसे करते हैं? क्या राजन ने खेत खलियान वाली बातें की? नंजी, ये कैसी बातें हैं? मर्यादा का तो ख्याल रखिए। आप तो सीधे कुछ भी बोल देती हैं। अरे बिंदिया, इतना मत शर्माओ, यहाँ सब चलता है। वैसे राजन, अगर तू थक गया हो तो बिंदिया को आज शॉपिंग पर मैं और आलोक ले जाते हैं। आलोक को तो वैसे भी नई नई लड़कियों के साथ घूमना पसंद है ना डार्लिंग? बिल्कुल पल्लवी, और बिंदिया के लिए मैं तो स्पेशल नाइट भी खुद पसंद करूंगा। बिंदिया का मन कचोटने लगा। उसे लगा शायद वो गलत समझ रही है, पर जब रात को जेठ उसके लिए पारदर्शी नाइटी लेकर आए तो बिंदिया को यकीन हो गया कि वो किसी सभ्य घर में नहीं है, बल्कि एक अजीब से दलदल में आ गई है। जब उसने राजन से अकेले में बात की तो जवाब और भी चौंकाने वाला था। जी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। बाबूजी और जेठ जी कैसी बातें करते हैं, मुझे डर लगता है। ऐसी बातें मुझे तनिक भी पसंद नहीं। पागल हो क्या बिंदिया? अरे वो सब मजाक कर रहे हैं, शहर में इसे बॉन्डिंग कहते हैं। तुम बस अपनी साड़ी थोड़ी छोटी करो और थोड़ा मॉडर्न बनो, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा मत सोचो। दिन बीतते गए, लेकिन ससुराल वालों की हरकतें कम होने की बजाय बढ़ती ही गई। बिंदिया को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब एक परिवार में रह रही है या किसी अजीब से क्लब में। एक शाम जब वो आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रही थी तो उसने देखा कि उसकी सास गायत्री गेट पर कुछ लड़कों से घिरी खड़ी है। अरे राहुल, कल वाली लड़की का क्या हुआ? अगर वो मना करे तो मुझे बताना, मैं तुझे अपनी जवानी के किस्से सुनाऊंगी कि कैसे मैंने एक साथ 3 बॉयफ्रेंड को हैंडल किया था। क्यों बिंदिया, तेरे गांव में तो लोग बस घूंघट में ही मर जाते होंगे। माँ जी, ये पड़ोस के बच्चे हैं, आप इनसे ऐसी बातें, थोड़ा तो दायरा रखिए, इन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। बहू, हम मॉडर्न हैं और बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहना चाहिए, ताकि बुजुर्गों से कोई बात साझा करने में कोई हिचक न हो। शाम को जब सभी आंगन में एकत्रित थे, अंजलि शॉर्ट्स पहने हुए आती है। दरअसल वो अपने कुछ लड़के दोस्तों के साथ बाहर जा रही थी। मम्मी, मैं आज रात घर नहीं आऊंगी, रोहन और समीर के साथ नाइट आउट है। बिंदिया भाभी, अगर पापा पूछे तो कह देना कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, हालांकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजलि, इतनी रात को बाहर रहना ठीक नहीं है, जमाना वैसे भी खराब है, और ऐसी ड्रेस में जाना तो और भी खतरे से खाली नहीं है। बिंदिया, तू इतनी पुरानी सोच की क्यों है? देख मुझे और आलोक को, हम कितने चिल हैं। बाबूजी के सामने भी हम रोमांस कर लेते हैं। वैसे बिंदिया,
तूने वो नाइटी नहीं पहनी जो आलोक लाया था। अगर तू कहे तो मैं पहनकर दिखाऊं कि कैसी लगती है। बिंदिया रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। हे भगवान, ये कैसा घर है। यहाँ रिश्तों की कोई गरिमा ही नहीं है। जेठ अपनी देवरानी के लिए कपड़े ला रहा है, सास लड़कों से फ्लर्ट कर रही है, ननंद गैर लोगों के साथ बाहर घूमने जा रही है। मैं कहाँ फंस गई। रात को जब बिंदिया रसोई में रात का खाना बना रही थी तब आलोक फिर बिंदिया के पास आता है। बिंदिया, राजन तो सो गया होगा ना? सुना है वो बहुत जल्दी थक जाता है। अगर तुझे बोरियत हो रही हो तो बता, हम दोनों कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वो हनीमून के लिए राजन ना जाए तो क्या हुआ? तेरा जेठ तो डॉक्टर है, हर मर्ज की दवा जानता है। जेठ जी, आपको शर्म नहीं आती अपने छोटे भाई की पत्नी से इस तरह से बातें करते हुए? आप इस प्रकार के अश्लील आदमी क्या जेठानी जी जानती है? पल्लवी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, यकीन ना हो तो बुला देता हूँ। हे भगवान, ये तो पूरा ही परिवार ठरकी है। मैं कहाँ जाऊं? इसी तरह दिन बीतते गए। पल्लवी का जन्मदिन था। घर में तेज म्यूजिक बज रहा था और सभी शराब के नशे में चूर लग रहे थे। पल्लवी ने एक बहुत ही छोटी ड्रेस पहन रखी थी। वो सबके सामने नाच रही थी। बिंदिया एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी कि अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाई और फर्श पर गिर गई। बिंदिया, बिंदिया, अरे क्या हुआ इसे? कोई पीछे हटो, जरा हवा अंदर तो। आलोक ने देखा कि बिंदिया की सांसें रुक रही थी। एक डॉक्टर होने के नाते उसने बिना देर किए बिंदिया के सीने पर दबाव डालना शुरू किया। उसे कृत्रिम सांस सीपीआर देने लगा। जैसे ही बिंदिया की चेतना वापस आई, उसने अपने जेठ को अपने बेहद करीब पाया। उसे लगा कि आलोक उसका फायदा उठा रहा है। गुस्से में आकर आलोक को एक जोरदार उसने तमाचा मार दिया। बेशर्म इंसान, कम से कम इस हालात में तो अपनी गंदी नजरें मुझसे दूर रखते। डूब मरो तुम सब। बिंदिया, ये क्या किया तुमने? अरे भाई साहब तुम्हारी जान बचा रहे थे। तभी दोबारा से बिंदिया बेहोश होकर राजन की बाहों में गिर जाती है। घर के बाहर से एक फैमिली डॉक्टर को बुलाया जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर मुस्कुराए। अरे बधाई हो, बिंदिया जी माँ बनने वाली है। कमजोरी और भीड़ की वजह से ऑक्सीजन कम हो गई थी। अगर आलोक जी ने सही समय पर सीपीआर नहीं दिया होता तो माँ और बच्चा दोनों की जान जा सकती थी। सन्नाटा छा गया। बिंदिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो शर्मिंदा थी। जेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। जब मुझे होश आया मैंने आपको अपने बेहद करीब पाया। मुझे लगा कि आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। तभी ससुर राजेंद्र प्रसाद सामने आए, लेकिन उनके चेहरे पर अब वो ठरक नहीं थी, बल्कि एक गहरा दुख था। बिंदिया बेटी, हमें माफ कर दो। हम वो नहीं है जो तुम्हें दिख रहे हैं। हम ये सब बस एक नाटक कर रहे थे। नाटक? पर क्यों? बेटा, सच तो ये है कि जब राजन ने तेरी तस्वीर दिखाई और बताया कि तू गांव की एक सीधी सादी लड़की है, तो हम सब डर गए। हमें लगा कि तू हमारे इस मॉडर्न शहर में कभी फिट नहीं हो पाएगी। हम चाहते थे कि तू खुद इस घर से तंग आकर भाग जाए, ताकि हम राजन की शादी किसी शहर की पढ़ी लिखी लड़की से करा सके। हाँ बिंदिया, मैं जानबूझकर वो छोटे कपड़े पहनती थी और बाबूजी के साथ वैसी बातें करती थी। अंजलि भी रात को बाहर नहीं जाती थी, बस बाहर कैफे में बैठकर पढ़ती थी। हम सब बस तुम्हें डराना चाहते थे। बिंदिया, मैंने जो भी बातें की वो सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए थी। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कभी किसी स्त्री का अनादर नहीं कर सकता हूँ। पर आज जो हुआ उससे मेरी आंखें खुल गई। तुम्हारी सादगी और संस्कारों ने हमें हरा दिया। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हम इतने गिर गए थे कि एक मासूम लड़की की भावनाओं के साथ खेल रहे थे। आप सबने मुझे इतना पराया समझा। माँ जी, संस्कार गांव या शहर में नहीं, इंसान के दिल में होते हैं। आपने मुझे भगाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। हम शर्मिंदा हैं बेटा। आज से ये घर वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। अब इस घर में कोई बेशर्मी नहीं, सिर्फ प्यार और संस्कार होंगे। हमारे आने वाले वारिस की माँ को हम पलकों पर बिठा कर रखेंगे। बिंदिया ने अपने आंसू पोंछे और आलोक और राजेंद्र के पैर छुए। उस दिन के बाद से उस घर की रौनक बदल गई। अब वहां पर डबल मीनिंग बातें नहीं, बल्कि बच्चों की किलकारियों की गूंज और आपसी सम्मान था।